हेलो एस्पिरेंट्स, अनलॉक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें हम यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर लेखन अभ्यास करते हैं। और हमारी कोशिश है कि इस उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज के द्वारा हम हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम पूरा कर सकें। और इसी उत्तर लेखन अभ्यास सीरीज की तरह हमारी एक मास सीरीज चल रही है, मेंस आंसर अप्रोच। इसके अंदर हम जीएस पेपर 1, 2, 3 और 4 के उत्तर लेखन अभ्यास करते हैं। तो आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आज का ये 8वां सत्र है और सत्र प्रारंभ करने से पहले हम हिंदी पाठ्यक्रम देखते हैं। तो ये हिंदी पाठ्यक्रम में हमने कहानी खंड को उठाया है। इसमें प्रश्न पत्र 1 हिंदी कहानी का उद्भव और विकास और प्रमुख कहानीकार, और प्रश्न पत्र 2 में प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ और राजेंद्र यादव की एक दुनिया समानांतर की कहानियों के हम क्वेश्चंस का उत्तर लेखन अभ्यास कर रहे हैं। तो आज का ये 31वां प्रश्न है। इससे पहले 1 से लेकर 30 तक प्रश्न हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं, जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं यदि आप पहली बार देख रहे हैं। तो चलिए, चीफ की दावत मध्यवर्गीय अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों के विघटन का जीवन दस्तावेज है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये यूपीएससी के द्वारा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको आपने, जो हमने कल 27वां क्वेश्चन किया था, उसमें हमने चीफ की दावत की बात की है। ये आपको खुद लिख के देखना, लेकिन इस चीफ की दावत में, ये चीफ की दावत जो है, इसमें भीष्म सानी के द्वारा लिखी गई कविता है, ओ कहानी है। चीफ की दावत में जो शामनाथ है, शामनाथ, वह अपने बॉस को दावत पर बुलाता है और उसके साथ उसकी एक बूढ़ी माँ भी रहती है। तो बूढ़ी माँ, बुजुर्ग, जिसके गालों पे झरियाँ और दिखने में बदसूरत, और जो खर्राटे लेती है और जिसे अंग्रेजी भी बोलना नहीं आता एवं हाथ मिलाना भी नहीं आता, तो वह चाहता है कि माँ को कोठरी में वह बंद रहे और माँ सो भी ना जाए, क्योंकि सोएगी तो माँ खर्राटे लेगी। तो इसलिए वह कि अगर माँ के खर्राटे या माँ को बॉस ने देख लिया तो माँ उसके जो पद उन्नति के उसमें है, अड़चन बन सकती है। लेकिन जब माँ बाद में सामने बॉस के सामने आ जाती है और वह गाना सुनाती है, तो बॉस इम्प्रेस होता है। तो शामना जब उस बेइज्जती मॉल के अंदर भी माँ से गाना गवाता है, जब उसे पता लगता है कि माँ पद उन्नति में उसके लिए सहायक हो सकती है, तो वह बॉस के सामने और भीड़, मतलब लोगों के सामने, अपनी माँ से गाना गवाता है और माँ के आंसू निकल रहे होते हैं। तब भी जब माँ को पता लगता है कि इससे मेरे बेटे की पद उन्नति हो सकती है, तो माँ तब भी उसमें गाना गाती है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि किस तरह से मध्यवर्गीय परिवार के अंदर अवसरवादिता और मानवीय मूल्यों के विघटन का जीवन दस्तावेज है। चीफ की दावत में किस तरह से बताया गया है कि भाई मध्य परिवार में जो मूल्यों का विघटन होता जा रहा है। तो आप इस कहानी में इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप इसे अपने स्तर पर लिख के देखेंगे। आज का ये 32वां प्रश्न है। राजेंद्र यादव की कहानियों की विशेषताएं बताइए। ये यूपीएससी के द्वारा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। राजेंद्र यादव के ऊपर हमने काफ़ी सारी कहानियों के ऊपर हमने काफ़ी सारी प्रश्न करे हैं। तो आप अपने स्तर पर लिखेंगे और इसकी विशेषताएं आप लिख के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भाई राजेंद्र यादव की जो एक दुनिया समानांतर कहानियां हैं, उनका संग्रह, एक दुनिया समानांतर का संग्रह, और राजेंद्र यादव ने उसमें टूटना कहानी भी लिखी है। तो इसमें बताएंगे हम विशेषता में। आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरह से भोगे हुए यथार्थ के ऊपर बात की गई है इनके अंदर, और किस तरह से केंद्र में मध्य वर्गीय परिवार आ गया है और कथानक टूटने लगा है। और
भाषा शैली जो है, भाषा शैली सार्वजनिक हो गई है। और शहरीकरण के कारण किस तरह से अकेलापन, इन सब चीज़ का उजागर किया गया है। और सबसे विशेषता बात यह है कि पहली जो कहानियाँ थी, वह कहानियाँ किस तरह से श्रृंखलाबद्ध लिखी जाती थी, लेकिन राजेंद्र यादव की कहानियों में ये खासियत देखी गई है कि एक छोटी सी घटना पर ही कहानियाँ लिख दी जाती हैं। तो इसे भी आप अपने स्तर पर लिख के देखेंगे और कमेंट बॉक्स में इसको पोस्ट करके बताएंगे, ताकि मैं या हमारी टीम उस पर इवेलुएट करके आपको सुझाव दे सके। तो अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न। ये व्याख्या करनी है हमें इसकी। तो हम इसको देखते हैं कि एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना, चैपल के शीशों के पारे, पहाड़ी सूखी हवा में झुकी हुई विपिंग विलोज की कांपती टहनियाँ, पैर पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है, चौड़े होठे सबल कंधे, अपना सिर वहां टिका दूं तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। ये यूपीएससी के द्वारा 2019 में पूछी गई पंक्तियां हैं। तो ये पंक्तियां निर्मल वर्मा की परिंदे से ली गई है। और इसमें जो मुख्य पात्र हैं वह एक लतिका, जो हॉस्टल की वार्डन होती है, और वह ग्रीस से प्रेम करने लगती है। और ग्रीस जो है वो आर्मी में होता है। और इस कहानी के अन्य पात्र कौन कौन है? डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी के साथ में ह्यूबर्ट, जूली है, और इसके अंतर्गत एक करीमुद्दीन है, करीमुद्दीन व्यक्ति भी है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से हम प्रारंभ करेंगे। तो इसका हम इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश राजेंद्र यादव द्वारा संकलित कहानी संग्रह एक दुनिया समानांतर की कहानी निर्मल वर्मा के परिंदे से ली गई है। इसका प्रसंग: ये पंक्तियाँ तब की हैं जब मेजर गिरीश नेगी की असमय मृत्यु हो जाती है। लतिका का प्रणय पुष्प असमय ही कुंभलता जाता है। तब से लतिका अपने पूर्व प्रेम की स्मृतियों को धरोहर बनाए जिए जा रही है। अपने वर्तमान से आंखें चुराए एवं अतीत का हस्तक्षेप उसे वर्तमान को जीने नहीं दे रहा है, एवं लगता है कि गिरीश उसके आसपास है। इसमें व्याख्या हम लिखेंगे कि लतिका एक पर्वतीय शहर के आवासीय गर्ल्स कॉन्वेंट स्कूल की वार्डन है, जो मेजर गिरीश नेगी से प्रेम करती है, लेकिन उसका प्रेम अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। लतिका को भी यही ना कहीं कहीं ना कहीं एहसास है कि गिरीश अब भी नहीं है, लेकिन वह फिर भी उस अतीत में डूबी रहती है। तभी तो स्मृति उसे पगली लगती है, क्योंकि ना चाहते हुए भी वह अपने पूर्व प्रेम की स्मृति में डूब जाती है। परिंदे में लतिका सामान्य स्त्री है, जो यादों के सहारे ही जीवित है। तो इसमें विशेष हम देखेंगे कि चित्रात्मक भाषा के जरिए एक नए शिल्प का प्रयोग, यथार्थवाद एवं आधुनिकता के ताने बाने से घड़ी गई कहानी है। परिंदे नई कहानी की आधुनिक भावबोध की कहानी है, जिसमें लतिका अकेलापन के बोझ से ग्रस्त है। चौथा, पहाड़ी वातावरण का चित्रण है, जैसे विपिंग विलोज, चीड़ के पत्तों की खड़खड़ाहट आदि। तो ये हमारा 33वां प्रश्न था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हमारा 34वां प्रश्न। यह भी व्याख्या करनी है, व्याख्या। तो देखते हैं इसे। पंडित ने रस्सी निकाली,
उसका फंदा बांधकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधला सा था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। ये पंक्तियां सदगति से ली गई हैं, जो प्रेमचंद की कहानी है। इसमें आप देखेंगे कि एक दुखी दुखी चमार व्यक्ति है जिसकी पत्नी झुरिया है। तो ये पंक्तियां तब आती हैं जब दुखी चमार की बेटी की सगाई होने वाली है और उसकी पत्नी कहती है कि जाइए आप पंडित के पास, पंडित को बुला के लाइए ताकि धार्मिक कर्मकांड वह करवा सकें। तो और जो पंडित है, पंडित पंडित इसमें घासी राम है, घासी राम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हिंदी कहानी के शिखर रचनाकार प्रेमचंद की दलित जीवन चरित्रन से संबंध प्रसिद्ध कहानी सदगति से उद्धृत है। प्रसंग, ये पंक्तियां तब की हैं जब गांव का एक दलित दुखी चमार पंडित के कहने पर कड़ी धूप में अत्यंत कठोर लकड़ी काटते दुखी की प्यास और भूख की परवाह पंडित परिवार नहीं करता और वह काम करते हुए मर जाता है। तब पंडित घासी राम उसकी लाश को ठिकाने लगाने का काम संपन्न करते हैं। तो व्याख्या में ये पंक्तियां ब्राह्मण वर्ग की क्रूरता और पाखंड को अनावृत कर देती है। प्रकार अंतर से ये धर्म के क्रूर सामंती ढांचे पर चोट करती है। दुखी चमार की लाश को उसके पैरों में रस्सी का फंदा डालकर खींचता घासीराम दलितों पर सैकड़ों वर्षों से हो रहे अत्याचार के इतिहास को पाठक के सामने ला खड़ा करता है। ये पंक्तियां यह व्यंजित करती हैं कि किस तरह से उच्च वर्ग के द्वारा दलित वर्गों का शोषण होता आया है। तो इसके विशेष में पंडित द्वारा पुलिस की चिंता ना करके अपनी और अपने घर की पवित्रता की चिंता करना धार्मिक पाखंड है। दलितों के प्रति उच्च जातियों की घोर अमानवीय दृष्टि की और तीक्ष्णता से व्यंजित कर देता है। ये पंक्तियां प्रेमचंद की कथा शिल्प क्षमता को भी दर्शाती है। छोटे छोटे वाक्यों में पंडित की कई क्रियाओं के संयोजन द्वारा उन्होंने वर्णन में गजब की चित्रकात्मक एवं नाटकीयता का संयोजन कर दिया है। आज का ये 35वां प्रश्न है। कभी कभी इन थापों की रेखाओं में मनुष्यता का पूरा भविष्य पढ़ा गया है और कभी आग की बेतरतीब लहरें किसी अनहोने से वस्तु सत्य के वीरान अंधेरे से दौड़ दौड़कर मेरे सीने से सटती चली जाती है। चौकड़ी बढ़ते हिरणों की लंबी कतारें और पीछे लुलुप अंधा दुष्यंत। ये पंक्तियां दूध और दवा से ली गई है। इस पंक्ति में एक लेखक है जिसकी पत्नी है और उनके 2 बच्चे मुन्नी और रुनकू। लेखक अपनी गरीबी के कारण जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं भी हैं वह पूरी नहीं कर पाता। तो चलिए देखते हैं। तो इसका संदर्भ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां नई कहानी के प्रमुख स्तंभ राजेंद्र यादव द्वारा संकलित एक दुनिया समानांतर की मार्कंडेय रचित कहानी दूध और दवा से ली गई है। इसमें प्रसंग है कि कहानी में जब कथानायक मैं की बेटी मुन्नी उसकी टेबल पर हथेली की छाप छोड़ जाती है तो लेखक सोचता है। व्याख्या, यहाँ मैं के जीवन में अतः संघर्ष है। वह महान लेखक बनना चाहता है परंतु पारिवारिक समस्या व गरीबी उसको परेशान करती है और लेखक कार्य से भी ध्यान हटाती है। वह सोचता है कि कभी कभी हथेलियों की लकीरों से मनुष्य का सुंदर भविष्य पढ़ा जाता है परंतु मुन्नी की ये हथेलियों की थाप किसी अनहोने से सत्य की तरह उसको कचोटती है क्योंकि
वह आर्थिक मजबूरियों के कारण मुन्नी की दवा व दूध नहीं खरीद पा रहा था। एक तरफ उसकी महान लेखक बनने की हिरन की छलांग सी आशाएं हैं, लेकिन दूसरी ओर इस आशा उम्मीद के पीछे गरीबी लुलुप दुष्यंत राजा की तरह पीछे पड़ी है, जो उसकी हिरन आशाओं का शिकार करना चाहती है। इसके विशेष में हम लिखेंगे कि मार्कंडे ने आर्थिक उत्पाद व कार्य साहित्य क्रम के विरोधाभास को दिखाया है। यही समान संघर्ष आषाढ़ का एक दिन में कालिदास में देखा जाता है। दूसरा, कहानी में कथानक टूटा है तथा अमृत कथानक है। तीसरा, ये पंक्तियाँ चेतना प्रभा शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। चौथा, गद्य वातावरण की भाषा में गहन कठिन प्रतीकात्मकता है, जहाँ साहित्यकार की आशाओं को हिरण की चौकड़ी तथा आर्थिक गरीबी को लुलुप राजा दुष्यंत का प्रतीक दिया गया है। पांचवा, पंक्तियां विश्लेषणात्मक व अंतर्मुखी अर्थों को धारण करती है। तो ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये 36 क्वेश्चन। क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी, 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 में महीने दिन में एक दस्तावेज देते थे, पर वहाँ से यह तो जवाब नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में घुलते घुलते और भूख मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। ये यूपीएससी के द्वारा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पंक्तियाँ हरिशंकर परसाई की कहानी भोला राम का जीव से ली गई है। इसमें एक भोला राम व्यक्ति है जो रिटायर हो चुका है, और उसे रिटायर हुए हुए 5 साल हो गए हैं, और 5 साल में भी उसे पेंशन नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि उसने किसी भी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने से मना कर दिया है, और वह अपनी पेंशन नहीं ले पा रहा है, और वह उसे पेंशन ना मिलने के कारण गरीबी के इस माहौल में उसके घर के बर्तन एवं गहने बिक जाते हैं, और वह भूख के मारे मर जाता है। और मरने के बाद भी उसका जो जीव है वो यमराज के पास नहीं जाता, वह ऑफिस में जाकर अपनी पेंशन की कहीं छुप कर बैठकर अपनी पेंशन का इंतजार करता है। तो चलिए इसे देखते हैं किस तरह से लिखेंगे। तो इसके संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हरिशंकर प्रसाई द्वारा रचित कहानी भोला राम का जीव से ली गई हैं। प्रसंग है कि इस कहानी में ये पंक्तियाँ तब आती हैं जब धर्मराज के कहने पर नारद उसकी खोज खबर लेने भोला राम के घर पहुंचते हैं। तो भोला राम की पत्नी उक्त कथन नारद को कहती है। अब इसकी व्याख्या। इन पंक्तियों में भोला राम की पत्नी अपने पति की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के अभाव में अपनी निर्धनता और बेबसी का वर्णन नारद जी से कहती है कि सेवानिवृत्ति के 5 वर्ष बाद भी लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जब भोला राम को पेंशन नहीं मिल पाती है, तो घर खर्च चलाने के लिए पत्नी के जेवरों के बाद घर के बर्तन भी बिके, लेकिन उसके बाद बेचने को कुछ बचा नहीं। तो चिंता और भूख के कारण भोला राम की मृत्यु हो गई। तो इसके विशेष में देखते हैं। पहला, शासकीय ढांचे की लाल फीताशाही, घूसखोरी और क्रूरतों को उजागर किया गया है। दूसरा, इसमें भारतीय समाज और प्रशासन तंत्र की कुव्यवस्था का मन को झकझोरने वाला शब्द चित्र अंकित किया गया है। तीसरा, भाषा शैली में एक विशेष प्रकार का अपनापन है। चौथा, निर्धनता की स्थिति का बड़ा ही बारीकी और यथार्थ चित्रण किया गया है। पांचवा, पंक्तियों में आधुनिक भावबोध है। छठा, शैली व्यंग्यात्मक है। तो आज का हमारा 36 क्वेश्चन था। तो आप हैंड रिटन नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज लुक कर सकते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है।